नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, यूं तो मैं किसी नेता के जन्मदिन या उस पर कोई वीडियो या इस तरह की बातचीत नहीं करता, लेकिन आज प्रियंका गांधी का 54वां जन्मदिन था और मुझे लगा प्रियंका गांधी पर इस मौके पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछले एक साल में कुछ इस कदर उभर कर आई हैं, वो नेता बनकर आई हैं जिसकी कांग्रेस को बहुत सख्त जरूरत थी, और वो था ये। को इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? मैं शेरनी हूँ, शेरनी। प्रियंका गांधी ने दोनों अपने बच्चों को बड़ा होने दिया। अभी आपको मालूम है, प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई की खबर क्या ही, पूरी मीडिया ही दीवानी हो गई। ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी खबर उन्हें वही मिल रही है। प्रियंका गांधी ने आने से पहले, चुनावी राजनीति में आने से पहले, अपने आप को बहुत बार टेस्ट किया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने अपने आप को बहुत बार टेस्ट किया। पहले अपने पिता, फिर अपनी माँ, फिर अपने भाई की चुनावी मैनेजमेंट करके उन्होंने बहुत अपने आप को टेस्ट किया कि मुझ में क्या कमियां हैं और क्या सुधार की ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक बार थोड़ा सा, मुझे लगता है, इमोशनल होकर फैसला किया। फैसला भी क्या, फैसले पे हामी भरी। वो थी जब उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया। प्रियंका गांधी को बाद में मालूम हो गया था कि दरअसल वो उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी लेने के लिए वो तब तैयार नहीं थी। संगठन में इतनी मजबूती उनके नहीं आई थी संगठन को चलाने के तौर पे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी ले लेती। अगर उस वक्त किसी छोटे राज्य की जिम्मेदारी लेती तो शायद प्रियंका गांधी 2019 में ही राजनीति में आ चुकी होती। और 2025 तक इंतजार उन्होंने इस किया कि उत्तर प्रदेश की जो हार है वो प्रियंका गांधी आज तक नहीं भूली है। प्रियंका गांधी के जानकार कहते हैं, जो उनके नज़दीकी लोग हैं, वो कहते हैं आज भी उनके दिल में वो टीस है कि उन्होंने शानदार नारे गढ़े, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का एक कैंपेन दिया जो मेरे हिसाब से आज तक की भारत की चुनावी राजनीति में सबसे खूबसूरत नारा था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अक्सर आज भी सबसे ताज़ा उदाहरण बिहार है। आज भी हम इस देश में महिलाओं को चुनाव के दौरान एक उस तरह, मतलब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अभी बिहार में 10,000 महिलाओं के खाते में डाले गए। इसका मतलब बीजेपी जानती थी कि पैसे से महिलाओं का वोट खरीदा जा सकता है। अब असम में भी यही हो रहा है और बहुत सी स्टेट में पहले भी बीजेपी ने ये किया है। कभी नारी को सशक्त करने का नारा नहीं दिया गया था, किसी ने वादा नहीं किया था, किसी ने मुहिम नहीं चलाई थी। प्रियंका गांधी भी नारी को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वादे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नारी से लड़ने का वादा लिया, नारी को मजबूत करने का वादा किया, नारी को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया। लेकिन बदकिस्मती कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, वहाँ की महिलाएं भी ये नहीं समझ पाई जो प्रियंका गांधी कहना चाहती थी। इसलिए वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहीं गुम हो गया। लेकिन आज भी प्रियंका गांधी के दिमाग में वो नारा कहीं ना कहीं चस्पा है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने फिर एक कदम पीछे लिया और प्रियंका गांधी ने ठाना कि नहीं, पहले मैं, दरअसल ये जो नई राजनीति है इस देश की, प्रियंका गांधी तब तक अपने पिता, अपनी दादी, अपनी माँ के दौर की राजनीति को समझ के चल रही थी। जब उत्तर प्रदेश में हार मिली ना, तब उन्होंने एक कदम पीछे लेकर ये ठाना कि मौजूदा राजनीति को पहले मैं समझूंगी। ये जो नए दौर की बीजेपी है, ये नए दौर की राजनीति है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ सुंदर नारे गढ़ने से कुछ नहीं होता।
उन नारों की अपील भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप मेहनत के ऊपर बैठ के मेहनत कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। जब तक आपकी टीम तैयार नहीं होती, जब तक आपका संगठन उस लेवल का तैयार नहीं है कि आपकी बात को आगे पहुंचा सके, तब तक कोई जिम्मेदारी लेने का फायदा नहीं। इसलिए प्रियंका गांधी ने संगठन में टाइम गुजारा। फिर उन्होंने हिमाचल की जिम्मेदारी ली, हिमाचल कांग्रेस को जितवाया। कर्नाटक की जिम्मेदारी ली, कर्नाटक जितवाया। तेलंगाना की जिम्मेदारी ली, तेलंगाना जितवाया। उनके बायोडाटा में अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो सारी जो राज्य हैं वो जीत के रूप में दर्ज होते हैं। अब असम का उन्होंने जिम्मा लिया है। पहली बार गांधी परिवार से कोई स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना है। जब प्रियंका गांधी को लगा कि वो मौजूदा राजनीति के इस दौर को समझ चुकी हैं या समझने के काफ़ी नज़दीक हैं और जिस भाषा में जवाब देना चाहिए वो भाषा वो समझ चुकी हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि मौका भी था, दस्तूर भी था कि वायनाड की सीट भाई को खाली करनी पड़ रही थी या फिर रायबरेली की खाली करनी पड़ती। तो रायबरेली, क्योंकि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री इस देश में देखा जाता है कि जब भी गैर बीजेपी सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, तो जाहिर सी बात है रायबरेली उनके लिए छोड़ना, जो पारिवारिक सीट है उसको छोड़ना आसान नहीं था। तो वायनाड के लिए फिर उन्होंने प्रियंका गांधी को राजी किया और प्रियंका गांधी मान गई और प्रियंका गांधी ने स्टेप चुनावी राजनीति में लिया। और इस एक साल में, मेरे ख्याल 13-14 महीने में प्रियंका गांधी को बने हुए, इस एक साल में प्रियंका गांधी ने वो छाप छोड़ी है जो कई सांसद, 5-5 बार जीते हुए सांसद अपनी वो छाप नहीं छोड़ पा रहे। आप पिछला संसद का सत्र देखिए, जो अभी शीतकालीन सत्र हुआ, इस पूरे सत्र में महफिल कौन लूट के लेके गए? महफिल लूट के गई प्रियंका गांधी। सबसे ज़्यादा बेहतरीन भाषण, सबसे ज़्यादा वायरल भाषण किसका? प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी से ज़्यादा जो स्पेस मीडिया में मिलता है, मजबूरी में प्रियंका गांधी ने इतना मजबूर मीडिया को कर दिया कि उनसे ज़्यादा स्पेस सिर्फ मोदी जी, अमित शाह, इन्हीं को मिलता है जब संसद का सत्र होता है। फिर प्रियंका गांधी, फिर राहुल गांधी आते हैं। इतना एक साल में साबित किया अपने आप को। और राहुल गांधी जब सदन में भाषण देते हैं, वो अपनी चीज़ें रखते हैं, फैक्ट्स लेके आते हैं, वो बात रखते हैं, दावे करते हैं और सच्चाई जो भी आंकड़े होते हैं वो रखते चले जाते हैं। लेकिन सामने बैठे अमित शाह, मोदी और उनकी बीजेपी को किस तरह से जवाब दिया जाता है, उन्हीं की भाषा में कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और उस जवाब का पूरे देश को क्या संदेश दिया जा सकता है, ये प्रियंका गांधी सीख चुकी हैं। और मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि प्रियंका गांधी का ये आर्ट राहुल गांधी को भी सीख लेना चाहिए। आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए 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 सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं। हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। जी हाँ, हंस रही थी प्रियंका गांधी, लेकिन बात सही कही उन्होंने कि वो कांग्रेस की शेरनी बन चुकी है। इस वक्त दरअसल कांग्रेस में अगर किसी का तहलका बीजेपी में है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी का जैसा ऑरा, प्रियंका गांधी का जैसा कॉन्फिडेंस, प्रियंका गांधी के जैसा रुतबा, प्रियंका गांधी के जैसी फैन फॉलोइंग और प्रियंका गांधी जैसी दहाड़ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस में बहुत मिसिंग थी। अकेले राहुल गांधी आवाज़ उठाते थे, लेकिन राहुल गांधी में वो जो बोलने की क्षमता है, या यूं कहें कि वो बोलते उतने अच्छे नहीं हैं,
उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी हल्की लगती थी। बाकी कोई बहुत शानदार प्रवक्ता अगर कांग्रेस में था तो वो नपे तुले शब्द देता था। महिला चेहरा तो कोई बड़ा था ही नहीं। अकेली प्रियंका गांधी ने वो सारी कमी पूरी कर दी। महिला चेहरा पहले सोनिया गांधी हुआ करता था, लेकिन सोनिया गांधी को भी भाषा की दिक्कत थी, आपको मालूम है। लेकिन प्रियंका गांधी में एक भी चीज़ कोई ऐसी नहीं दिखती जो लगता कि यार यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो शानदार भाषण देती है, शानदार उनका व्यक्तित्व है, शानदार उनकी फॉलोइंग है, शानदार उनकी जवाबदेही है, और शानदार हाजिर जवाब है, और शानदार तरीके से अगले को सवाल उठाकर चुप करा देती है। यही तो बीजेपी का इलाज है। बीजेपी का इलाज यही है कि उनकी ईंट का पत्थर से जवाब देना चाहिए। और प्रियंका गांधी पिछले 1 साल से इस चीज़ पर बड़ी खरी उतरी है। अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी ने अपने जीवन के इतने साल क्यों व्यर्थ कर दिए। जब राहुल गांधी की एंट्री हुई थी राजनीति में 2004 में, तो 2009 में मेरे हिसाब से प्रियंका गांधी की एंट्री भी हो जानी चाहिए थी। अगर 2009 में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई होती तो राहुल प्रियंका की जोड़ी कब की इस बीजेपी को सत्ता से बाहर कर चुकी होती। लेकिन प्रियंका गांधी ने आते आते देर कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और देर आए दुरुस्त आए इसलिए भी शायद प्रियंका गांधी ने चुना कि उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी शायद एक बार अपने वीडियो में कहा था, कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पहले बड़े होने दिया। क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माँ ने किन किन दुखों को झेला है। जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी तो प्रियंका, राहुल दोनों छोटे थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों छोटे थे। आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उस हालत में माँ ने पार्टी को भी संभाला और बच्चों को भी संभाला। लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका का जो बचपन था, या जो एक होता है ना टीनेज जिसको कहते हैं, वो जो था वो कहीं ना कहीं दब के रह गया। प्रियंका गांधी के बारे में तो कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जिस दिन उनके पिता की 91 में डेथ हुई थी, उसी दिन मैच्योर हो गई थी। उसी दिन उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी और माँ के लिए भी एक गार्जियन का रूप धारण कर लिया था। तो वो मैच्योर सी वक्त हो चुकी थी। उसके बाद भाई को, माँ को राजनीति में मदद की, लेकिन खुद नहीं आई, क्योंकि खुद अपने परिवार को संभालना था और अपनी माँ की आर्थिक स्थिति देखी थी तो अपनी आर्थिक स्थिति का भी थोड़ा सा हिसाब किताब रखना था, जैसे हम और आप रखते हैं। आज प्रियंका गांधी 54 साल की हो गई। बहुत से लोग उनके लिए, कांग्रेसी जो है वो बहुत दुआएं मांग रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो वो कांग्रेसियों की आदत है। चापलूसी कांग्रेसियों के अंदर से नहीं निकल सकती, ये बात भी तय है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस के अंदर सच में लोगों में ये उम्मीद जग गई है कि ये भाई बहन की जोड़ी, मोदी शाह की जोड़ी को पटखनी दे सकती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये बहुत बड़ी उम्मीद जग गई है। और न सिर्फ कांग्रेस के अंदर, जब से प्रियंका गांधी ने संसद में कमान संभाली है, तब से गैर बीजेपी जितने दल हैं, सबको ये उम्मीद दिखती है कि ये जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी। क्योंकि ये मत भूलिएगा, इन सब के ऊपर जो हाथ है उसका नाम है सोनिया गांधी, जिसने कांग्रेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। डूब चुकी कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था, और न सिर्फ पहुंचाया था, सत्ता रिपीट भी कराई थी। वही सोनिया गांधी घर में गाइडेंस के तौर पे भी है और आशीर्वाद के तौर पर भी है। तो आज इस 54वें जन्मदिन पर प्रियंका गांधी को सबसे पहले तो बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, और दूसरा, प्रियंका गांधी को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगा एक पत्रकार के तौर पर कि प्रियंका गांधी, आप अब तक जो राजनीति दिखाती ही हैं इस देश को, वो राजनीति अपनी जारी रखिएगा। अपने राजनीतिक स्तर को गिरने मत दीजिएगा, क्योंकि
इस देश की बहुत बड़ी जनता का एक बहुत बड़ा तबका आपके अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखता है, क्योंकि जब से इंदिरा गांधी गई हैं उसके बाद से इस देश ने कोई भी एक बहुत बड़ी मजबूत महिला नेत्री नहीं देखी है। महिला नेत्री वो जो नेतृत्व कर सके। वैसे पार्टी की अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी ने भी बहुत शानदार काम किया, लेकिन देश को संभालने वाली या देश को जिससे उम्मीदें हैं वो प्रियंका गांधी है। जिस लड़की हूं लड़ सकती हूं के लिए नारा दिया था, वो लड़की भी आज कांग्रेस में क्या, इनफैक्ट जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सभी में अगर किसी से कनेक्टेड महसूस करती हैं तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी है। वोट बीजेपी को इसलिए जाता है कि बीजेपी उन्हें रेवड़ी देती है और कांग्रेस कोई अल्टरनेट नहीं दे पाती। कांग्रेस अब तक वो भरोसा नहीं जगा पाई है, लेकिन प्रियंका गांधी जहां जहां जाती हैं, जब जब गई हैं महिलाओं के बीच में उनका असर देखने को मिला। वहाँ वहाँ वोट कांग्रेस के साथ जुड़ा है, महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। इसलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को बढ़ाकर अब महिला हूँ लड़ सकती हूँ तक प्रियंका गांधी को पहुँचना होगा। तभी कांग्रेस भी उस बात पे खरी उतरेगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी, जो प्रियंका गांधी ने संसद में कही थी कि आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, हम जितने मर्जी चुनाव हारे लेकिन यहाँ खड़े रहेंगे और आपसे सवाल पूछते रहेंगे। यही है प्रियंका गांधी का पूरा सार। वो लड़की जो कभी कहती थी कि अपने पिता को जब मैंने टुकड़ों में देखा उससे नाराज़ थी उस वजह से इस देश से, आज वही देश प्रियंका गांधी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।